मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल पतंजलि की ओर से, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक दवाओं का एक ग्रुप है और योग पर भी बातचीत करता है, और रामदेव जी को आप जानते ही हैं, उनके बारे में सारे टीवी चैनल्स वगैरह सब अखबार वगैरह में आता ही रहता है। उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, बिल्कुल उनके संगी साथी बालकृष्ण जी, उन्होंने एक घोषणा की जिसको सारे टीवी चैनलों ने प्रचारित किया। वो ये कि उन्होंने कोरोनिल नाम की कोरोना के मामले में एक दवा विकसित कर ली है। आप जानते ही हैं, जब से कोरोना दुनिया में फैला है, बहुत सारी कंपनियों में ये एक होड़ है और उनमें प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दवा के बारे में दुनिया में कोई एक राय नहीं बन सकी है। एक दो दवाएं प्रयोग में ली गई हैं, लेकिन उनके बारे में भी परस्पर विरोधी राय है और अभी उनमें कोई नतीजा नहीं निकला है। एक तो हमारे यहाँ से जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, वो राष्ट्रपति ट्रंप के कहने के बाद उस पर बहुत चर्चा हो गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चर्चा और उसके खिलाफ बहुत सारी बातें आई। फिर उसके मामले में एक ऐसी रिपोर्ट आ गई थी जो गलत निकली थी, दवा के बारे में नहीं, दवा के जांच के बारे में और दवा के ट्रायल्स के बारे में। फिर वो हटाई गई। एक लैंसेट नाम का बहुत प्रसिद्ध दुनिया का जर्नल है, जिसकी बड़ी साख है, उसकी साख इसकी वजह से खतरे में पड़ गई। उस पर एक रिपोर्ट छप गई थी, उसने उसको विड्रॉ किया, हटाया अपने वेबसाइट से। एक दूसरी दवा जो रेमडेसिविर है, उसको लेके WHO वगैरह ने कुछ कहा है, कुछ अभी कंक्लूड कुछ नहीं किया है। ट्रायल्स उसके दुनिया में कुछ जगहों पे शुरू हुए हैं, बहुत से देशों में उसके ट्रायल्स हो रहे हैं। उसको भी सिर्फ ये माना जा रहा है कि वो एक सीमा तक मदद करती है, लेकिन अभी माना जा रहा है अभी हर चीज के ट्रायल हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत में अगर एक आयुर्वेदिक कंपनी कहती है कि उसने कोरोना की दवा बना ली है और उसने क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिए हैं मनुष्यों पर और रिपोर्ट सब अच्छी आ गई हैं, या इस तरह के दावे आते हैं, तो दुनिया की नज़र उस पर जाती है। लेकिन ये अजीब रहा कि इस पर दुनिया की नज़र जाके भी नहीं गई, किसी ने इसको नोटिस ही नहीं लिया। सिर्फ भारत के टेलीविज़न चैनलों में और अखबारों में, जिसमें पतंजलि बहुत प्रचार प्रसार पहले से करता रहता है, बहुत बड़ा बजट रखता है इसके लिए और इसलिए उसकी चर्चा होती रहती है, उसके अलावा इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो हमने दुनिया के इस मामले के विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश की। इस सिलसिले में लंदन में स्थित एक डॉक्टर जसवीर, जो कि क्रिटिकल केयर में, कोरोना की क्रिटिकल केयर में ही तैनात है, यानी वो ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले विभाग में काम कर रहे हैं जहां कोरोना के वो मरीज जाते हैं जिनकी हालत खतरे में पहुंच जाती है, तो वो उसमें काम कर रहे हैं। तो एक तो उनसे बात हुई हमारी, और दूसरे हमारे कार्यक्रमों में पहले आ चुके डॉक्टर अशोक जैनर, जो रिसर्च के काम से दुनिया में जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर हैं और खूब इस एरिया में और कोरोना में लगातार काफ़ी इससे संबंधित चीज़ों के अध्ययन कर रहे हैं, और इस मामले में जो पिछला कार्यक्रम हमने किया था उसमें भी उपलब्ध हुए थे, और वो पतंजलि के इस पूरे रिसर्च कार्यक्रम पर भी अपनी आंख रखे हुए हैं। उन्होंने जो इनका शुरू में जो इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उसके बारे में भी पता लगाया था कि वो कहाँ पब्लिश हुआ, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसका क्या महत्व है, उसमें क्या फैक्ट्स हैं, वो सब भी उन्होंने देखा था। तो इन दोनों लोगों से आज बात हुई हमारी, और जूम पर इनसे बातचीत जो हुई वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। जो लबुलुबाब है वो ये है कि ये जो जिस तरह से ये घोषणा हुई है, जिस तरह से क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान हुआ है, जिस तरह से इसमें एक सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होने की बात आई है, वो लोगों में गंभीरता पैदा नहीं कर रहा है दुनिया में, और उसके कारणों पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि इससे शंका पैदा होती है। दूसरे उन्होंने ज़्यादा शंका ये की है कि इससे देश का बहुत नुकसान होता है अगर ये होक्स निकला, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस जर्नल में प्रकाशित किया गया वो एक बहुत घटिया जर्नल है, पैसे लेके किसी का भी छाप देता है। जिस तरह से वो लिखा गया है वैसे लोग किराए पे लिखने वाले मिलते हैं। तो वो जो इनकी सिमुलेशन की स्टेज है वो एकदम अजीब तरह की जालसाजी लगती है। वो एक ऐसी घोषणा है, इसीलिए उसको भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। फिर कुछ दिन पहले अखबारों में खबर आई थी कि इंदौर के एक अस्पताल ने, सरकारी अस्पताल ने, वहाँ जिलाधिकारी की अनुमति से ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी गई।
फिर 2 दिन बाद उसका खंडन आया कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई। आईसीएमआर ने कभी कंफर्म नहीं किया कि उसने किसी भी कंपनी को इस तरह के किसी ट्रायल की, मनुष्यों पर ट्रायल की कोई इजाजत दी है। आयुष मंत्रालय की ओर से भी कोई चीज साफ नहीं है। तो कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं है। दुनिया में इस तरह का काम करने के लिए एक एथिकल कमेटी होती है जो सरकारें और विशेषज्ञ लोग बनाते हैं। भारत में इस तरह की किसी कमेटी से कोई परमिशन किसी को देने की कोई सूचना किसी को नहीं है। तो ये सब जैसे हुआ है और जैसे इनके ज्यादातर काम होते हैं पतंजलि के, और जिस तरह के इनके दावे हर मामले में होते हैं, कैंसर से लेके किसी भी बीमारी के लिए सबके बारे में इस तरह के इनके दावे हैं, लेकिन उनमें से किसी दावे की जांच कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और एक उस तरीके से जिस तरह से दवाओं के मामले में दुनिया में जांच पड़ताल होती है अभी तक कहीं हुई नहीं है। इसलिए ये देखना और जानना बहुत जरूरी था, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो आइए इन विशेषज्ञों से समझते हैं कि दरअसल इस सब में है क्या और इसमें शंकाएं क्या है। तो बातचीत शुरू करते हैं। जसवीर साहब से पहले ये जरा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में देख रहे हैं, वो इस समय किस तरह की दवाएं अपने मरीजों को दे रहे हैं जब वो उस स्टेज पे आ रहे हैं जिसे क्रिटिकल कहा जाता है आपके यहाँ। तो कौन कौन सी दवाएं हैं जो इस समय दी जा रही हैं जिनको आपके लेवल के प्रोफेशनल्स जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये दी जानी चाहिए? जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं हूबहू जो बात डॉक्टर अशोक जैन ने कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूके में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि अननेसेसरी दवाइयां नहीं इंट्रोड्यूस करती। जैसे आपने सुना होगा यूएसए में पहले बड़ा जोर शोर से बात हुई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। अब वो बिना ट्रायल के उन्होंने क्या किया था, कुछ फैमिली फिजिशियंस ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे के और उसकी प्रॉपर्टीज को, उसका प्रॉपर्टी है सर्टेनली है, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ है ये प्रूव करने के लिए। आफ्टर ऑल कोरोना वायरस जो है वो एक रीसेंट बीमारी है, तो उसके बारे में ट्रायल होते होते सालों लग जाते हैं, 1-2 साल लगते हैं। तो हमारे यहाँ एज सच कोई भी दवाई अननेसेसरीली नहीं दी जा रही। हाँ, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हुए हैं, जैसे कि रेमडेसिविर एक दवाई है, उसको लेके तो हमारे हॉस्पिटल में वो ट्रायल के बेसिस पे है। इट इज नॉट अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट कि भाई ये तो डेफिनेटली इफेक्टिव है। सिमिलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बड़ा जोर शोर से आया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं और लोग उस साइड इफेक्ट से डेथ हो रही थी उनकी। वो ना एरिथमियाज कॉज करता है हार्ट को, ना हार्ट अटैक टाइप की एक पिक्चर लाता है जिससे एरिथमिया होके पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के क्लिनिकल ट्रायल जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक नहीं। मैं आपको एक चीज कहूंगा, रेमडेसिविर भी इफेक्टिव है कि नहीं इसका ट्रायल चल रहा है। पेशेंट्स को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है पूरा, जैसे बताया जेंडर के बेसिस पे, ताकि इक्वालिटी जेंडर हो। मल्टी सेंटर ट्रायल होता है ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के पॉपुलेशन को सिर्फ फायदा ना हो। वो बाद में एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई, सपोज हो सकता है कि ब्लैक अमेरिकन को ज्यादा फायदा हो रहा है इस दवाई से, या फिर व्हाइट्स को ज्यादा फायदा हो रहा है, या एशियंस को ज्यादा फायदा हो रहा है। ये सब ट्रायल्स के बाद ही पता लगता है। और ट्रायल कंडक्ट करते करते फिर उसका पोस्ट हॉक एनालिसिस होता है, पूरा बकायदा की सब ग्रुप एनालिसिस होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इस तरह से डिक्लेयर कर देना कि भी हम ट्रायल कर चुके हैं। यहाँ पर जो हमने शुरू किया है रेमडेसिविर, जो आपका जवाब, एक चीज हमने जरूर नोटिस की है कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है, खास करके यूके जैसे देश में जहां सन नहीं है, लेकिन इंडिया में जैसे कि धूप काफी अच्छी खासी आती है, विटामिन डी की कमी कम देखी गई है अगर आपकी डाइट अच्छी है, धूप अच्छी होती है वहां। तो यहाँ पर लेकिन बहुत इफेक्ट नोट किया गया था कि जिनके विटामिन डी लेवल्स कम थे वो ज्यादा सफर किए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुए और उनकी मैक्सिमम डेथ्स हुई। तो इस वजह से एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन विटामिन डी सप्लीमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं टू एवरीबडी। इसी तरह से जिंक का भी एक रोल है, लेकिन उसका क्या रोल है, विटामिन डी का क्या रोल है, पॉइंटर है, लेकिन ट्रायल नहीं हुए हैं। इसीलिए रिकमेंडेड है। विटामिन डी देने से इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने की रेमडेसिविर देने से। इसलिए रेमडेसिविर अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। प्रॉपर उसके ट्रायल होंगे, बकायदा फेज 1 ट्रायल होता है, फेज 2 ट्रायल होता है, फिर फेज 3 ट्रायल होता है। ये 3 ट्रायल्स करते हैं और उससे पहले जो है एनिमल के ऊपर ट्रायल होता है। जब ये पूरा करते करते फिर जाके वैलिडेट होती है कि हाँ भाई ये दवाई इफेक्टिव है कि नहीं। और कई, जैसे अशोक साहब ने बताया अभी पहले भी, डॉक्टर अशोक ने, कि भाई कई ऐसे ट्रायल्स हो जाते हैं, उसका पब्लिश भी हो जाते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है और कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई ये जो आपने ट्रायल किया इसमें ये कमी थी। तो इसलिए ट्रायल होना और उसके बाद बेनिफिट को प्रूव होना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इस तरह से डिक्लेयर कर देना ये दवाई इफेक्टिव है, वो बात सही नहीं है। तो डॉक्टर जैनेर, आपसे तो ये पूछेंगे क्योंकि पिछली बार आपके पास हमने वो
इनका जो रिसर्च पेपर था, रिसर्च पेपर वो भेजा था, जो उसका पब्लिशर था उसके डिटेल्स भी आपके पास भेजे थे, आपने उसको एग्जामिन किया था। तो उन दोनों को देखने के बाद, चूंकि ये अभी हाल की बात है, आपको इस पूरे काम में क्या नजर आता है? आपका क्या इसके बारे में नजरिया है? वो सीरियस काम है या एक फ्लूक है? जो आपने वो पेपर भेजा था वो लगता है कि प्री प्रिंट था, मतलब प्रिंट नहीं हुआ था तब तक जी। और वो पब्लिशिंग हाउस, ऐसे बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस बने हुए हैं जी। जो अपनी फीस लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस, प्रिंटिंग फीस, कितनी कॉपी आपको चाहिए जी। और वो उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो आपने अंदर लिखा वो आप जिम्मेदार हैं जी। वो पब्लिश कर देते हैं। जी। तो ये एक तरीके की मेरे नजर में थोड़ा धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पब्लिशिंग ग्रुप से पब्लिश करा रहे हैं, आप उसको लैंसेट में दीजिए, साइंटिफिक जर्नल में करिए। जो साइंटिफिक जर्नल है जो जज कर सकते हैं, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वहां पब्लिश कराइए। एक तो पब्लिशिंग वाली बात ये हुई। दूसरा, उस पेपर में जो नंबर 1 ऑथर है, नंबर 1 ऑथर, उनके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस तो है नहीं, कोई रिसर्च की डिग्री तो है नहीं, कोई रिसर्च की क्वालिफिकेशन तो है नहीं, और आप नंबर 1 ऑथर बन गए। तो यूके या यूरोप में तो इस पे फ्रॉड का केस चल जाता है। अच्छा। कि आप जो है किसी भी रिसर्च में ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि ये रिसर्च मैंने करी है, ऑथर बन गए और आपने वो पेपर लिखा भी नहीं है। आजकल पेपर लिखने की भी एजेंसीज हैं, आप पैसा दीजिए वो आपका पेपर लिख देंगे। जो एजेंसी आपसे पेपर लेगी वही लिखेंगे जो आप लिखवाना चाह रहे, जो आप कहलवाना चाह रहे। तो वो मुझे उसमें कोई साइंटिफिक आधार नजर नहीं आया, ना पेपर में नजर आया, ना उसमें जो दिखा रहे थे उसमें नजर आया। वो तो ऐसा सोचो कि आपने मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे डेटाबेस है, वहां से एक मॉलिक्यूल्स लिया जो कोरोना से मिलता जुलता था और आपने कहा ये मॉलिक्यूल कोरोना को जाके मार देगा। तो ये तो हवाई है, मार के तो नहीं देखा आपने। एनिमल में मार के देखो, फिर आदमी में मार के देखो, और उस हवाई पर आपने एक पूरा अपना एक आधार खड़ा कर दिया कि हम दवा भी ले आए। तो ऐसे तो बहुत सारे इमेजिन मैं भी कर सकता हूँ। वो इमेजिन हकीकत में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, और उसको आप एक साइंटिफिक आधार नहीं दे सकते, साइंटिफिक रूप नहीं दे सकते, साइंटिफिक चोला नहीं पहना सकते। पब्लिक के साथ धोखाधड़ी होगा। हम तैयार हैं उनसे, वो आए हमारे साथ पब्लिकली टेलीविजन पे, हमें समझाए और हम उनसे समझाए। अगर वो उनकी बात सही है तो हम उनके साथ जुड़ के हेल्प करें लोगों की। अच्छा तो ये होगा, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी कहता है वो ओपनली कहता है, ट्रांसपेरेंटली कहता है, वो अपने को एग्जामिन कराने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा बहुत बार हुआ कि हम लोग कहते हैं कि अपना डेटा दिखाओ, हम खुद एनालाइज करते हैं डेटा, वो अपना डेटा देते हैं हमको। डॉक्टर जसवीर, अगर ये इस तरह की कोई दवा डिक्लेयर होती है और आप जैसे लोगों के पास, आप यूरोप में या पश्चिम में कहीं ट्रायल के लिए भेजी जाती है, तो क्या आप उसे अटेंड करेंगे या बिना उसकी जान पे पूरी पड़ताल किए जो आप क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं वो क्वेश्चंस पहले आंसर चाहेंगे तब करेंगे? जी देखिए, ये बहुत निर्भर करता है कि ये कितना बड़ा ट्रायल है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, कहाँ ट्रायल हुआ, क्या वो रिलायबल सेंटर्स थे, क्या उनके चीफ इन्वेस्टिगेटर्स के पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, क्या उनकी रेपुटेशन इस फील्ड में इतनी अच्छी है कि हाँ, ये बहुत फैक्टर करता है कि ये मल्टी सेंटर ट्रायल है कि नहीं, कि सिंगल सेंटर में हुआ है, कितने पॉपुलेशन पे हुआ है, कितने मिक्स्ड पॉपुलेशन पे किया है। जिस ट्रायल जिसने किया है, जो लीड इन्वेस्टिगेटर है, उसने एथिक्स कमेटी से अप्रूव कराया है कि नहीं। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसका कितना बेनिफिट देखा गया, क्या बेनिफिट देखा गया, फिर उसको डिटेल में, उसके एक डिस्कशन सेक्शन होता है जिसमें उसको डिटेल में एनालाइज किया जाता है। उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं। जब पूरे कमेंट्स को एनालाइज करते, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो मेरे पकड़ में ना आई हो, लेकिन किसी और साइंटिस्ट के पकड़ में आई हो, किसी और डॉक्टर के पकड़ में आई हो, फिर वो उस पे देखिए, उस पे करस्पॉन्डेंस सेक्शन होता है। उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर एक करस्पॉन्डेंस सेक्शन बनाया जाता है, वो पूरा करस्पॉन्डेंस उसमें आता है, उसके कई पहलू देखे जाते हैं, फिर आदमी ये डिसीजन लेता है कि हाँ, ये दवाई वाकई इफेक्टिव है और इसको यूज करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि
हर डॉक्टर की एक ही एम रहती है कि उसका मरीज ठीक हो, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से ठीक हो। देखिए, हम साइंस को बिलीव करते हैं, सिर्फ कही सुनी बातों में नहीं विश्वास करते, क्योंकि आप जानते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना किसी दवाई के ठीक हो जाते हैं, इनको पता भी नहीं रहता कि उनको हुआ है कोरोना। तो अगर अगर आपने उन लोगों को इंक्लूड कर दिया तो वो तो अपने आप ही ठीक हो रहे थे, तो ये तो प्रूव नहीं हुआ। हाँ, वो ठीक हो गए, पर ये तो नहीं प्रूव हुआ कि भाई वो इस वजह से ठीक हुए कि उस दवाई की वजह से ठीक हुए। हो सकता है वो अपने आप ही ठीक हो गए हो। तो इसलिए कई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, प्लेसिबो ग्रुप्स होते हैं। ये सब चीजें किए बिना हम किसी एविडेंस को मानते नहीं। और वर्ल्ड वाइड ये देखिए, जब जब पूरा एक अच्छा ट्रायल होता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो होता है, इट इज ओनली देन दैट वी कंसिडर यूजिंग दैट ऑन एनी ऑफ द on any of our patients, because उसके implications है, legal implications है। पेशेंट आपको sue कर सकता है अगर उसे डैमेज हुआ हो या हार्म हुआ हो। तो इसीलिए ये कहना कि भाई बहुत इजी है, लेट्स जस्ट स्टार्ट अ ड्रग, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट सिंपल। तो बिना इन सब ठोस सबूतों के हम लोग नहीं स्टार्ट करते कोई दवाई। अच्छा डॉक्टर जैनर, हम लोगों ने पिछली स्टोरी के समय फॉलो अप किया था और हमें ना ICMR ने कंफर्म किया, यहाँ तक कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म नहीं किया। इनको ये काम करने की परमिशन आखिर मिली कहाँ से? कोई एथिकल कमेटी उस तरह की यहाँ हमारी जानकारी में तो नहीं है जो इस तरह की रिसर्च को परमिट करती हो। तो अगर ये अपने लेवल पे डिसाइड कर ले रहे हैं या किसी अस्पताल वाले को मिला के अपने लेवल पे इन्होंने कुछ कर लिया हो, उसकी कितनी वैलिडिटी है साइंटिफिक फील्ड में और रिसर्च वगैरह के सेक्टर? हाँ शीतल जी, इसमें मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया जी। हमारे रिसर्च काउंसिल क्या कर रही है जी। और किसने अपने मरीज इनको दे दिए ट्रायल के लिए? एक चीज और मरीज को ये सब चीज 2 हफ्ते में इन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि 2-3 हफ्ते में ही इन्होंने ट्रायल भी कर ली है, सब कर लिया, सब 2-3 हफ्ते की बात है। हाँ, इससे तो हमारे देश के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे जाएंगे। जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ इंटरनेशनल ट्रायल होते थे, जब उनको इंडिया में शुरू किया कंपनियों ने, क्योंकि वहाँ मरीज बहुत ज्यादा थे, जी। तो कुछ ट्रायल्स के रिजल्ट इतने खराब आए कि इंडिया में ट्रायल करना बंद कर दिया, जो कि अप्रूव्ड इंटरनेशनल ट्रायल थे। जी। और उससे हमारे कंट्री को बड़ा फायदा हो सकता था। जी। 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 अब इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि रिसर्च काउंसिल ने अप्रूवल दी इनको, जी। कौन सी एथिकल कमेटी ने दी अप्रूवल, जी। वो हम आमने सामने बैठे तो उनसे पूछें। जी। फिर आपने मरीज कहाँ से ले लिए? जी। मरीज आप तो कह रहे हैं कि हमारे सारे के सारे मरीज सही हो गए। हाँ हाँ। अगर आप 35 साल से नीचे के सारे मरीज ले लो, मैं लिख के देता हूँ, सारे ठीक हो जाएंगे। पानी पिला दो तो भी ठीक हो जाएंगे। जी। 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 तो आपने ट्रायल किया, कैसे किया, क्यों किया, किसने करवाया, कहाँ से आया, जी। और क्या मरीजों के साथ आपने किया, वो चीज आप हमें बताएं तो आके। जी। मुझे को ऐसा पता है शीतल जी कि हजारों ट्रायल्स कंप्लीट होके रद्दी खाने में पड़े हुए, ट्रायल पूरे हो गए। जी। और मेरे को इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर्स ने, जो कि IAS ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ शायद 70 या 700 ट्रायल आयुर्वेदिक हुए पड़े हुए हैं, कोई इंटरनेशनल पब्लिश नहीं हुआ। वो मेरे से जानना चाहते थे कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे आए। तो मैंने उनको बहुत सजेशन दिए कि इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च करनी पड़ेगी, उससे आपको इंटरनेशनल लेवल पे ला सकते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारी आयुर्वेदा इंटरनेशनल लेवल पे आए, लेकिन उसके लिए हमको इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी तो बनना पड़ेगा। अब खिलाड़ी तो आप है गांव के लेवल के, खेलना चाहते हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम में, जी। 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 आपको वो नॉर्म्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, इतने बड़े साइंटिस्ट तो पैदा करने पड़ेंगे। जी। जी। साइंटिस्ट पैदा नहीं करते, बाहर से ले आए, बाहर से कोलैबोरेशन कर लें। जी। जी। तो इसमें मुझे अभी तक कहीं भी साइंटिफिक एविडेंस कुछ नजर नहीं आया शीतल जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सामने आए, हमसे डिस्कस करें, किसी और से डिस्कस करें, 2 साइंटिस्ट को आप सामने बैठाएं। लोगों को पता चलना चाहिए। अगर आपने दवा शुरू कर दी, मरीज मर गया, उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? अंधविश्वास फैल जाएगा। जी। 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 ये तो आप ह्यूमन लाइफ से खेल रहे हैं। जी। 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 एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड आया, उस समय एक डॉक्टर्स को ऑस्ट्रेलिया जाने का ऑफर मिला। जी। वो उसको इंडिया में PG नहीं मिल रही थी, MD।
तो ऑस्ट्रेलिया में उनको कहा कि तुम HIV के जो टेस्ट कैसे करते हैं इसमें आप कर ले हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन। उसने कहा किसी क्लिनिकल ब्रांच में दे दो, जैसे सर्जरी है, मेडिसिन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई थी रिक्रूट करने, उन्होंने कहा था कि यू विल बी डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, आपको हम अपने मरीज को कैसे दे देंगे ट्रीट करने के लिए, आप ह्यूमन लाइफ के साथ खेल रहे। इसमें तो करोड़ों लोगों के ऊपर ये दवाई जा सकती है। करोड़ों लोगों को पता चला कि इससे किडनी फेल होगी, या करोड़ों लोगों को पता चला कि ब्लड बनना बंद हो गया। कुछ आयुर्वेदिक दवाई बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और आपने ट्रायल किया कुल 1 महीना। अब उस दवाई का बॉडी पे 6 महीने बाद हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। कुछ दवाई शुरू में तो पॉजिटिव इफेक्ट करती है, बाद में किडनी को फेल कर देती है। तो ट्रायल कम से कम इतना लंबा तो हो कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता चल जाए, मीडियम टर्म इफेक्ट पता चल जाए। आप 2 हफ्ते में सारी चीजें पैदा कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही सस्पिशियस है। अच्छा डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। अगर ये मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो, पब्लिक को पता हो कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सवाल मेरा ये था कि डॉक्टर जैनर ने बताया था कि 35-40 साल के इंसान को नॉर्मली खतरा नहीं है इससे, वो उनके यहाँ होके निकल जाता है। बहुतों पे तो सिम्टम नजर भी नहीं आते और पता भी नहीं चलता कब हुआ कब निकल गया। तो अगर उन पे कोई ट्रायल करे तो वो तो ट्रायल करे या ना करे, वो उनको खतरा उससे नहीं है, अनटिल अनलेस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो या कोई दूसरी बीमारी हो जो उससे ज्यादा बढ़ जाए या कोई और वजह हो और उसको उसमें आदमी गिन ले। लेकिन जो ज्यादा एज के लोग हैं उनको इससे रिस्क है, और उसमें भी अगर डेफिशिएंट है विटामिन डी के या दूसरी चीजों के तो ज्यादा रिस्क है। तो चूंकि आप क्रिटिकल केयर में ही है और आपके पास वैसे ही पेशेंट आ रहे हैं जो खतरे में ज्यादा होते हैं, तो जरा सा यहाँ इंडिया के हमारे दर्शकों को जिनके पास ये जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो उनको थोड़ा सा इससे नॉलेज मिलेगी एग्जैक्टली, और इस जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें भी इसकी हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, जो आपने मुझसे पूछा था सबसे पहले कि कम उम्र के लोगों को ये इफेक्ट इतना नहीं करता। आप बिल्कुल सही हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज्यादा केसेस को स्टडी कर चुके हैं हम लोग। देखिए, ऐसा नहीं कह सकता कि 40 से कम के लोगों में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो लोग मेजॉरिटी में वो लोग जो है वो प्री डिस्पोज्ड होते हैं। जैसे कि उनको पास सपोज चाइल्डहुड डायबिटीज है या चाइल्डहुड एस्मा है, या फिर किसी ना किसी वजह से जैसे उनको रीनल ट्रांसप्लांट है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उनपे जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है वो, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कहना नहीं, ये नहीं कह सकते कि भाई अरे भाई तुम 40 से कम में हो तो आराम से घूमो, बिना प्रिकॉशंस के घूमो, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और ये प्रूवन है कि बहुत सारे ऐसे किड्स हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के केसेस हो गए, जो शुरू से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो लोग इससे ज्यादा सीरियसली इफेक्ट होते हैं। बच्चों को भी इफेक्ट आता है, बड़ों को भी इफेक्ट आता है। डिपेंड करता है 2 चीजों पे, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि आपने जो डोज इनहेल किया है या डोज आपके अंदर गई है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मास्क का बहुत बड़ा रोल है। अगर दोनों लोग मास्क पहनते हैं, जब आप बात कर रहे हो और दोनों लोगों के मुंह पे मास्क है, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन आर वेरी वेरी लिटिल। अच्छा, इसीलिए बहुत सिंपल तरीका जो बताया गया था वो यही था कि आप अपने मास्क जो है वो ठीक से पहने, और मास्क को पहन के आप जैसे कभी क्लोज्ड रूम्स में बहुत लोगों से ना मिले, ओपन एयर में मिले, 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करें, तो उससे प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम जैसे हम लोग क्रिटिकल केयर में हैं, और फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशंस लिए, हाथ साबुन से धोए, मास्क प्रॉपरली पहने, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के देखे, सीरियस पेशेंट्स कोविड के देखे, उसके बावजूद हम बचे रहे सिर्फ इन प्रिकॉशंस की वजह से। सो देयर इज एविडेंस टू दैट फैक्ट। दूसरी चीज, फिटनेस लेवल से बहुत फर्क पड़ता है। आप कितने फिट हैं, आपकी सिस्टम कितना इन्फेक्शन को झेल सकती है, आपकी इम्यून, देखिए आप जितने फिट होंगे आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मेरे को अगर जुकाम लगा हो किसी और वजह से और फिर कोविड वायरस मेरे बॉडी में एंटर कर जाए, तो हो सकता है मैं भी प्रीडिस्पोज्ड हो जाऊं कोविड के सिम्टम्स के लिए।
और थोड़ा सा और सीरियस बीमारी के लिए। तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। नई बीमारी है, देखिए बहुत सारी चीजें अभी पता लग रही हैं हमें कि ये है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बुरी बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लोगों की जाने गई हैं, जो कि अननेसेसरी है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि अपने आप को आप अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके अपने आप को बचाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं बाय कीपिंग फिट, आप घर में ही एक्सरसाइज करिए, आप साइकिलिंग कर लीजिए, कोई ऐसी चीज कर लीजिए जो कि बहुत ज्यादा सोशल होने की जरूरत ना होती हो। जैसे क्रिकेट है, वो उसमें तो बहुत ज्यादा सोशल होने की जरूरत होती है, लेकिन साइकिलिंग होगी, रनिंग होगी, वॉकिंग होगी, वो आप अकेले। तो ये सब चीजों से अपने आप को फिट रखें। देखिए दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ओबेसिटी। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये मरीजों को जिन लोगों के पास ओबेसिटी है, ओबेसिटी कहते हैं मर्ज नहीं है, लेकिन ओबेसिटी से ये डेफिनेट प्रूवन फैक्टर है, इट इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर आपको सीवियर कोविड डिजीज होने का। तो इसीलिए फिटनेस यहाँ पर रोल प्ले करती है कि आप कितने फिट हैं, आपने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में। बहुत अच्छा आपने बताया, ये लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, लोगों को हेल्दी रहने में मदद करेगी। तो जी बिल्कुल। डॉक्टर जैनर, इसको समेटने के समय आखिर में आपसे पूछें कि आपके हिसाब से ये जो कुछ भी हुआ है, ये पतंजलि पर ही आते हैं जो मूल सवाल था हमारा, ये जो कुछ भी हुआ है, अगर ये प्रॉपर तरीके से होता और वाकई इसको स्क्रूटनी के लिए सबकी डोमेन में होता, साइंटिफिक डोमेन में होता, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह से हुआ है, इससे मतलब यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, जो हेल्थ को एडमिनिस्टर कर रहा है, जिसका काम है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के अगर फ्लूक है तो या तो उनको रेगुलेट करे या उनको रोक दे, उनके रोल को गायब आप क्यों पाते हैं? वैसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, हम लोगों ने जिससे भी पूछा, उन्होंने, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि किसी ने उनको परमिशन दी, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है। लेकिन अभी हो रहा है और एक आदमी डिक्लेयर कर रहा है, पूरे टीवी मीडिया में आ रहा है, सबके सामने है, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डेफिशिएंसी है। इस सब को आप कैसे एनालाइज करेंगे? आप यूरोप में बैठे हैं और पर्टिकुलरली लंदन में बैठे हैं और काफी समय से वहां हैं, तो इस तरह की चीज होती है तो ये देश को कहाँ ले जाएगी हमारे? क्या शीतल जी, इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं हमारे रिसर्च काउंसिल के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। और इससे मैंने लखनऊ का, मुझे पता चला कि लखनऊ में इसका ट्रायल होने वाला, मैंने लखनऊ फोन किया, जो रिसर्च के इंचार्ज है। उन्होंने बताया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन हमने यहाँ इसका ट्रायल शुरू नहीं किया। अच्छा। अब जहाँ पे भी रिसर्च की टीम है, जहाँ पे समझदार लोग हैं जी, और जितनी उनकी पावर है जी, वो तो अपना यूज करके रोक सकते हैं। जी, जी, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप बहका के, फुसला के या किसी भी रास्ता निकाल के आप कर सकते हैं। जी, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देश के ऊपर भी इस तरह के गलत चीजें नहीं जानी चाहिए कि इंडिया क्लेम कर रहा हमने एक दवा बना दी। WHO इस पूरी दुनिया में इस समय मॉनिटर कर रहा है सारी चीजें। जी, 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 WHO अपने क्लिनिकल ट्रायल चला रहा है। जी, अब वो लोग क्या सोचेंगे ऐसे में जी, जी, कि जी, ये एकदम से सब चीज फ्लॉप पाई गई। जी, तो इससे हमें अपने देश के ऊपर आंच नहीं आने देनी चाहिए। सब चीजें ईमानदारी से होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, जी, और सारे नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए। जी, पब्लिक को पता होना चाहिए जी, कि उनकी जान के साथ ये दवाई अच्छी है या नहीं है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। जी, जी, ये आप अंधेरे में रख के ऐसी तीर नहीं चला सकते। जी, जी, आप आम सामने आए, हमसे बातें करें, हमें समझाए, जी, और अगर सही है तो हम आपका साथ देंगे, ठीक बात, नहीं है तो हम कोर्ट में जाएंगे, रोकेंगे इसको। ठीक है। आम पब्लिक की जान नहीं ऐसे जाने देंगे। जी, 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 जी। कोई आखिरी बात आप डॉक्टर जैनर कहना चाहें, क्योंकि आप पिछले प्रोग्राम में भी थे, आपने इसको पूरा देख लिया है, इस पूरे प्रकरण को, और आपने फॉलो भी किया है, और आपको काफी ठीक जानकारी है इसकी क्या हो रहा है। शीतल जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास से अंधेरा फैलता है और साइंस से उजाला फैलता है। जी, हम सबसे पहले वो लोग थे जिसने साइंस को पढ़ के, BMJ के आर्टिकल को पढ़ के, आपके चैनल से ही शैलेश भाई ने और हमने कहा कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है इंडिया में। जी, 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 उस समय कहा जब किसी को नहीं पता था। जी, 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 और अगर हमारी बात मान ली होती तो लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी। क्या बात। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने कहा है
कि जहां 80% एसिम्प्टोमेटिक है, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। देश की इकोनॉमी बच जाती। जी जी जी। 14 करोड़ लोगों का जॉब गया, वो बच जाता। जी जी जी। साइंस उजाला करती है, अंधविश्वास अंधेरा करती है। क्या बात। और इस ट्रायल्स में अभी हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे हमें उजाला नजर आ रहा हो। बड़ी बात, बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।